हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 के डिस्कशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को नोट्स वगैरह सब पता ही है, अक्षरकैम.in पे सब कुछ अवेलेबल है और हम लोग अपना डिस्कशन स्ट्रेट अवे शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सिंगल करेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। कह रहा है क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन which exerts 2 atm pressure. At the same temperature, 80 gram of another ideal gas Y is added to it. The pressure becomes 6 atm. The ratio of mean square velocities of x and y at 300 Kelvin. ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं है और एडवांस के सिलेबस से आया है और कोई भी बाहर के चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, केवल स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला क्वेश्चन आ गया है। तो हमें गिवन क्या क्या है मैं उसे लिख लेते हैं पहले और एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं बात का। तो हमें गिवन है कि जो दे रखा है कि क्लोज वेसल में गैस एक्स है और गैस एक्स का कितने ग्राम है, प्रेशर हमें दे रखा है गैस एक्स का 2 atm और जो मास दे रखा है डब्ल्यू एक्स वो दे रखा है 10 ग्राम्स। हमें मोलर मास नहीं पता है, एम एक्स हमें नहीं पता है। पी वाई के लिए कह रहा है कि 4 atm है क्योंकि टोटल प्रेशर जो है वो कितना हो जा रहा है, देखो जब वाई को ऐड किया गया तो टोटल प्रेशर हो जा रहा है 6 atm। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई अपने आप ही 4 atm हो जाएगा और वेट ऑफ वाई जो लिया गया है वो 80 ग्राम्स लिया गया है। ठीक, और हमें एम वाई भी नहीं पता। तो हमें रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकालना है। तो वी आर एम एस होता क्या है, वी आर एम एस होता है बच्चा लोग क्या, अंडर रूट ऑफ 3 RT/m। तो अगर हम वी आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन वी आर एम एस ऑफ वाई लें तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ M//M(x), क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें कुल मिला के रेशियो किसका निकालना है, My/Mx का रेशियो निकालना है। हमें इतना काम करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब हमें पता क्या है, हमें पता होता है कि पी वी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी। पी वी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी। अगर पी वी इक्वल्स टू एनआरटी है तो हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लें वेट अपॉन मोलर मास इनटू RT/V। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाई। ऐसा लिख सकते हैं आराम से। बाकी यहाँ पे लिख देते हैं सिंस आर टी एंड वी आर कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक, तो पी एक्स अपॉन पी वाई की वैल्यू हमें पता है। पी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, पी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और पी वाई की वैल्यू दे रखी है 4। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 ग्राम्स। एम एक्स हमें निकालना है, एम वाई हमें निकालना है, रेशियो ही निकालना है क्योंकि वेलोसिटी में रेशियो चाहिए होगा और ये दिया है 80। तो इसे कैंसिल कर दिया यहाँ से, 2 2 जा 4 हो गया और ये 4 आ गया। तो एम वाई बाय एम एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/1। उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो वी आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन वी आर एम एस ऑफ वाई, वी आर एम एस ऑफ एक्स अपॉन वी आर एम एस ऑफ वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट ऑफ 4/1 आ जाएगी, यानी कि 2:1 आ जाएगी। और 2:1 वाला आंसर जो है वो मार्क करने के लिए डी था, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। स्पष्ट तरीके से सवाल पूछा गया था, बिल्कुल सही सवाल था, कोई इसमें कंट्रोवर्सी की बात नहीं थी। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन इन C2 जनरेटेड नाइट्रस एसिड गिव्स द स्पीशीज। जब HNO3 को हम लोग, जब HNO2 को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेट कराते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से बनता है HNO3, NO बनती है और बनता है पानी। जो HNO3 है वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, खुद ब्रेक हो जाएगा, H3O प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो कौन कौन सी स्पीशीज बनी, जो स्पीशीज बनी उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। जो बनी वो कौन सी हैं कि वाटर बना, NO3 माइनस बना, NO बना और H2O बना। अब इसमें देख लो यार कौन कौन सा है। तो आंसर इसका तुम्हारा ए आता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई देखो ये बर्कलैंड डाइट प्रोसेस जब लेते थे हम लोग या, तो उसमें हम लोग यही करते थे कि N2 और O2 मिलके NO बना रहे थे, N2 और O2 ने मिलके NO बनाया, NO ने O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाया, NO2 ने पानी के साथ रिएक्शन करके HNO2 और HNO3 बनाया और HNO2 फर्दर फिर से क्या होता था, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता किसमें, NO और HNO3 में।
ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, अब अगला सवाल। अगला सवाल देखने में काफ़ी गंभीर है, लेकिन आंसर उतना ही जल्दी आएगा। इसका कह रहा है क्या कि एस्पार्टेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ए डाइपेप्टाइड एस्पार्टेल फेनिल एनालाइन मिथाइल एस्टर। द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्पार्टेम इज। अब देखो, फेनिल एनालाइन हमें दे रखा है और एस्पार्टिक एसिड भी दे रखा है, और हमें एस्पार्टेल पहले लिखना है। तो यानी कि हम एस्पार्टिक एसिड का OH लेंगे और फेनिल एनालाइन का NH लेंगे और इन्हें जोड़ के बना देंगे। तो देखो ऐसा किस में किया हम लोगों ने कि एस्पार्टिक एसिड का OH देखो, एक तो इसमें लिया है और एक इसमें लिया है। ठीक, दो लिए, और हमें बनाना है मिथाइल के साथ एस्टर, तो यहाँ पे O एम भी है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि एस्पार्टिक एसिड का हमने क्या लिया है? OH लिया है, और फेनिल एलानाइन का हम लोगों ने लिया है NH वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन जैसा था सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन विच इन each complex in set 1 shows geometrical isomerism and complex 2 shows ionization isomerism। देखो, तुम्हें geometrical isomerism देखने में एक बार को दिक्कत भी हो तो ionization isomerism देख लो। तो पहले में ये दोनों क्या हैं, कैसे आइसोमर्स हैं? ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। ये दोनों कैसे हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? आपस में इंटरचेंज होती है। और तो ये दोनों, सेकंड वाला तो आयनाइजेशन आइसोमर शो कर रहा है, लेकिन पहले वाले में देखो ये sp3 है, तो sp3 हो गया NiCO4, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई स्कोप नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। ठीक, अगला क्या कर रहा है? अगले में देखो ये दोनों कैसे आइसोमर हैं। अगले ऑप्शन में इन्हें दोनों को देखोगे तो ये दोनों कैसे आइसोमर है? ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। ये कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। तो ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ये दोनों कैसे आइसोमर हैं? ये दोनों फिर से आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में आपस में इंटरचेंज होती है, तो ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। और ये Ma3B3 और Ma2B2 है, तो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे बन रहे हैं, देखो जरा ध्यान से देखना जरा। CO अमोनिया के साथ फेशियल और मेरिडोनियल टाइप के दो आइसोमर बनते हैं, याद आया भाई? फेशियल और मेरिडोनियल टाइप के दो आइसोमर बन जाते हैं, तो एक ऐसा बन जाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो दूसरा होगा उसमें क्या होगा? अमोनिया अमोनिया और अमोनिया NO2 NO2 और NO2। तो ये फेशियल बन गया हमारा आइसोमर, और ये कैसा बन गया? ये मेरिडोनियल बन गया। तो ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों GIs हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? GIs। अगला क्या है? COEN2Cl2। तो COEN2 और Cl2 कैसे बनाएंगे? Cl और Cl यहाँ पे लगा लिया, En को N यहाँ से लिख लिया, तो SS बन गया। और इसका जब ट्रांस बनाएंगे तो Cl को ट्रांस रख दो, तो ये ट्रांस बन जाएंगे। तो ये दोनों भी क्या है? GI है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आता दिख रहा है? आंसर C आता दिख रहा है। फोर्थ में देखो, फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला कोई आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। ये हाइड्रेट कर सकता था, मतलब ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है? ये आइसोमरिज्म शो कर रहा है जो, वो कौन सी है? वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म है। कौन सी है? हाइड्रेट आइसोमरिज्म है। तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली काम करते तो सवाल निहायत ही सरल था, आसानी से हो जाना चाहिए था। ठीक, अब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन देखना जरा भाई। ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज और आर। पहला क्या कह रहा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि ट्रेजेक्टरी को डेफिनेटली डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है
वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि ये माइनस के साथ है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द एनर्जी, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। तो 2s में और n, जब n को इन्फिनिटी रखेंगे और n को 2 रखेंगे तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, n को 2 रखने पे इन्फिनिटी वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि निगेटिव में बात कर रहा है तो स्मॉलर देन कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल्स टू 1 विच करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। बिल्कुल, तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से En किसके बराबर था, -13.6, जो ऊपर लिखा वही है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 लिख लो, एन की वैल्यू 1 लिख लो, जब एन की वैल्यू 1 लिखोगे तो ये -13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये मोस्ट स्टेबल भी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निगेटिव भी है। अगर हम E1 है ये हमारा, ये क्या है, E1 है ये, ठीक, ये E1 है, E2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.6/4, यानी कि -3.4। तो ये पता चल रहा है कि ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है, जितनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो वेलोसिटी है वो z बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी और एन कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी आंसर जो होगा वो नहीं मार्क कर सकते और वो गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी आसानी से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विद O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O प्लस forms phenol and a byproduct P. Reaction of P with 3 equivalents of Cl2 gives Q. Treatment of Q with calcium hydroxide produces compound R and calcium salt S. ठीक है, हमें PQRS के बारे में कमेंट करना है। तो पहले कह रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन O2 से कराई, तो ये तो यार बिल्कुल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। इसकी रिएक्शन O2 के साथ हीट करके बनाया तो क्या बन गया ये, इससे बन गया ये O, इससे बन गया क्या, COOH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3, ये बन गया क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक, इसकी रिएक्शन H3O प्लस से कराई, H3O प्लस से कराई तो ये रीअरेंजमेंट होता है, आइडियल रिएक्शन है बिल्कुल, जो सबको याद होती है कि इससे फिनॉल और एसीटोन बन जाता। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फिनॉल बन रहा, तो कितने भले लोग हैं, तो मैं फिनॉल पहले से बता दिया, और प्रोडक्ट पी जो बना, बाई प्रोडक्ट, वो क्या बन गया, वो पी बन गया हमारा एसीटोन, पी बन गया क्या हमारा एसीटोन। अब कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ पी विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2, तो पी की रिएक्शन जरा 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 से करा लो भाई। तो CH3CO, CH3CO, CH3 की रिएक्शन जब 3 इक्विवेलेंट Cl2 से हुई तो CCl3CO CH3 बन गया। ठीक, ये Q बन गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, Q की रिएक्शन किससे कराई, Q की रिएक्शन कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जब इसकी रिएक्शन, तो क्या बन गया, इससे बन गया CHCl3 प्लस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो कैल्शियम एसिटेट बन गया। ठीक है, अब ये बन गया R हमारे पास में, PQR, और कैल्शियम सॉल्ट S बन गया। ठीक, तो PQRS हमारे पास सब कुछ तैयार है। अब जरा ऑप्शन पढ़ लो, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ P विद R, रिएक्शन किसकी करानी, P की R से करानी है। P क्या था हमारे पास, एसीटोन, और R था हमारे पास क्या, क्लोरोफॉर्म। तो P की रिएक्शन R से करानी, तो देखो भाई करा लेते हैं, P की रिएक्शन R से करा दो। ठीक, तो इससे क्या बनेगा, देखो जरा, P की रिएक्शन R से कराई इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अगर KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, P की रिएक्शन R से कराई, तो इससे क्या बन जाना चाहिए, CH3COH CH3 और CCl3। ठीक, बन जाना चाहिए, तो ये बन गया, तो आंसर ए सही आ गया। कह रहा है R
विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस। तब आर क्या था हमारा? आर हमारा था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर O2 से कराएंगे तो बिल्कुल फॉस्जीन बन जाएगी। ये क्या बन गई? फॉस्जीन बन गई। ठीक, ये तो पॉइजनस गैस है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, कह रहा है क्यू विद NaOH। क्यू क्या था हमारे पास यार? क्यू देख लेना एक बार। क्यू हमारे पास ठीक है, क्यू विद NaOH टू प्रोड्यूस CCl3CH2OH है ना, बिल्कुल ये बन ही नहीं सकता। एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। एस क्या था हमारे पास? एस था कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करने से क्या बनता है? एसीटोन वापस मिल जाएगा हमें और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये भी ठीक हो गया। तो आंसर इसका ए, बी और डी आ गया। क्या आ गया? ए, बी और डी आ गया। सिंपल। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, लंबा होगा, एडवांस का सवाल है, कुछ समय तो लेगा ही तुम्हारा, तो उतना तो देना ही पड़ेगा समय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मेंबर फॉलो द ऑक्टेट रूल आर। तो देखो CO2 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, C2H4 में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। गिनती करनी है, सबको आती है इस लेवल पे, एडवांस के लेवल पे तो मैं मान लेता हूँ कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है। ठीक, और NO में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, तो NO में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट। लेकिन हमें कितनों का चाहिए? एटलीस्ट 3 का चाहिए, और HCl में कंप्लीट है, तो इन तीनों में कंप्लीट है, तो आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें देखो NO2 में कंप्लीट नहीं है। NO2 में भी क्या है? NO2 कैसा है? NO2 जो हमारा है वो हमारा क्या है? NO2 जो हमारा है वो कैसा है? वो हमारा NO2 हमारा कैसा है? NO2 हमारा जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता। O3 का कंप्लीट है, HCl का कंप्लीट है, लेकिन H2SO4 जब बनाएंगे, H2SO4 कैसे बनाएंगे? H2SO4 जब बनाओगे तो H2SO4 में क्या होगा? H2SO4 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये सुपर ऑक्टेट है। कैसा है? सुपर ऑक्टेट है। इसके वैलेंस शेल में इस टाइम 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो H2SO4 दो ऑप्शन में आ गया, तो इसमें H2SO4 नहीं, NO नहीं, ये नहीं, इसमें तो तीनों नहीं है। इसमें CO2 का कंप्लीट है, BCl3 का इनकम्प्लीट है, O3 और CH4 का, C2H4 कंप्लीट है। तो आंसर क्या आ गया? ए और डी आ गया। ऑक्टेट देखना तो आसान काम है ना, लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ाया था, उसी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का है। थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। Considering the only PV work is involved, the total change in enthalpy for the transformation of a state in the sequence X, Y and Z। अब जरा ध्यान से देखना कि जब तुम XY को देख रहे हो तो XY आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जो YZ है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा 0। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब जो कुछ बचा है वो केवल क्या बचा है? YZ में बचा है। तो डेल्टा एच इन केस ऑफ HYZ अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो डेल्टा एच फॉर XY प्लस डेल्टा एच फॉर YZ, दो पार्ट में लिख सकते हैं। XY के लिए क्या आ जाएगा? 0। तो डेल्टा एच फॉर YZ हम निकाल देंगे, तो डेल्टा एच फॉर YZ कितना आ जाएगा? डेल्टा एच फॉर YZ क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो लिख देंगे डेल्टा यू प्लस एन जी, क्या लिख देंगे? NGR डेल्टा टी। ठीक, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा NCP डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी। तो यहाँ पे N कॉमन ले लें तो CP प्लस R आ जाएगा, सॉरी ये CV होगा, NCV होगा ना, क्योंकि क्या है, तो ये CV प्लस R आ जाएगा और इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। CP प्लस CV क्या हो? CV प्लस CP क्या हो जाएगा? CP। ठीक, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है? CP की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू गिवन है, तो 12 इंटू मोल कितने थे हमारे पास? 5 मोल थे, और CV की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 8.3 इंटू डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कहाँ से कहाँ है? 415 से 355, 415 से 335 है, सॉरी 335 है।
ठीक, तो क्या करते हैं अब इसे देखो 5 इंटू ये कितना हो गया 20.83 20.3 इंटू ये हो गया 80, तो ये हो गया 400 इंटू 20.3। तो इसे जब पूरा सॉल्व कर दिया तो आ गया कितना 8120 जूल्स। तो इसका आंसर एग्जैक्टली सेम मैच कराया जा सकता था, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी थी। बिल्कुल बढ़िया सवाल था, सरल था, इनफैक्ट एडवांस के लेवल से तो काफी सरल क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक हमें रिएक्शन दी है विच फॉलोज द मैकेनिज्म दी हुई है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। इससे निहायत ही सरल सवाल फिर से आ गया। तो हमें पता है कि रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है, जो रेट लॉ होता है वो डिपेंड्स कर किस पे करता है, रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो लिख देते हैं द रेट लॉ डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा तो कैसे बनेंगे, आर इज इक्वल टू के इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू किस पे डिपेंड करेगा, के की यहाँ के टू लिख देंगे और इसमें लिख देंगे एन टू ओ टू इंटू एच टू। ये क्या है एन टू ओ टू, क्या है एन टू ओ टू हमारा इंटरमीडिएट है। एन टू ओ टू क्या है हमारा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को हम लोग क्या करेंगे रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो फास्ट इक्विलिब्रियम है। तो हम के इक्विलिब्रियम को लिख देंगे क्या, के वन अपॉन के माइनस वन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा एन टू ओ टू डिवाइडेड बाई एन ओ का होल स्क्वायर। इसे उठा के पुट यहाँ पे कर देंगे एन टू ओ टू की वैल्यू यहाँ से, तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू के टू टाइम्स के वन अपॉन के माइनस वन एन ओ का होल स्क्वायर इन टू एच टू। तो जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, जो ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2+1 यानी कि 3 आ रहा है। ठीक है, आराम से सवाल लगने वाला है, शांतिपूर्ण तरीके से आसानी से लग गया, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आई। ठीक, अगले सवाल को देखते हैं। अगला कह रहा है द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एस्टल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन गिव्स P एंड Q। यही सेम लाइन, यही सेम क्वेश्चन 2012 में भी एडवांस में पूछा गया था, तो रिपीट हो गया ये यहाँ तक क्वेश्चन। द कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट वेयर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, the treatment of P with excess of cyclohexanone in presence of catalytic amount of para-toluene sulfonic acid gives R. The sum of number of methylene groups, CH2 groups and oxygen atoms in R is। ठीक है, तसल्ली से लगाना सवाल को तो आराम से लगेगा। देखो क्या कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड लेना है हमें, हमें क्या लेना है, हमें एसिटल्डिहाइड लेना है और इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करानी है और इसे ले लेना है एक्सेस में, और ओ एच माइनस के साथ कराओगे तो इसमें क्या होगा 3 टाइम्स एल्डोल होगी। 3 टाइम्स एल्डोल से बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा सी एच ओ सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, और प्लस इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और फिर से के ओ एच के साथ कराओगे तो अब क्या होगी, यहाँ पे होगी कैनिजारो, यहाँ पे क्या होगी कैनिजारो होगी, और इससे बन जाएगा ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच प्लस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट आयन बन जाएगा, और जिसके एसिडिफिकेशन पे हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट वेयर एज Q गिव्स, तो P नहीं देता है और Q देता है, गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। सही है, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि P की रिएक्शन किससे करानी, साइक्लोहेक्सेनोन से करानी है। तो साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन जब P से कराओगे और ये एक्सेस में लेंगे, और मीडियम कैसा है, मीडियम हमारे पास एसिडिक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो प्रोटेक्शन का काम करेगा तो देखो कैसे करेगा, यहाँ से 1 2 3, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, देखना जरा कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और ये यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ।
फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये ऑक्सीजन और ये फिर से किससे जुड़े हुए हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन से जुड़े हुए हैं। तो ये पूछा है कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया R, और R में हमें बताना है कितने CH2 और कितने ऑक्सीजन है। तो गिन लो CH2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 CH2 हैं प्लस 4 ऑक्सीजन हैं। तो टोटल कितना हो गया, 18 काउंट आया। तो आंसर इसका कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। आसान सवाल, आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग VCO6 CrCO5 CO3 MnCO5 FeCO5 CO3 3 minus CrCO4 4 minus and IrCO3, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं किसके रिस्पेक्ट में, NiCO4 के साथ। अब NiCO4 के साथ अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NiCO4। ठीक, तो NiCO4 में कितने हो जाएंगे, 28 हैं Ni में, और CO में है कितने, CO के हो गए, कार्बन के हो गए 12 और ऑक्सीजन के हो गए 16 इंटू 4। ठीक, ऑक्सीजन के हो गए 8, सॉरी, कार्बन के हो गए 6 और ऑक्सीजन के हो गए 8, ऐसा। तो ये हो गए 28 प्लस 14 इंटू 4, तो यानी कि हो गए कितने, 28 प्लस 56, यानी कि 84 हमें होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो, वेनेडियम में कितने हो गए 23 और CO हो गए कितने 14 इंटू 6, तो ये तो वहीं पे गड़बड़ हो गया। 14 संग 84 तो यहीं पे हो गए, इसमें हो गए 24 प्लस 14 इंटू 5, ये भी नहीं हुआ। कॉपर तुम्हें पहले से ज़्यादा हो गया और ये हो गया 14 इंटू 3, ये भी नहीं होएगा। Mn में भी ये नहीं होगा, Fe भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो आ गया वो कौन सा आ गया, CrCO4 आ गया। तो ये आ गया कितना, CrCO4 में कितने हो गए, CrCO4 में लिख के दिखा दूं, CO4 4 माइनस, तो ये कितने हो गए, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से 28 और 6 प्लस 8 इंटू 4 इसमें भी हो जाएगा, तो ये भी 84 हो जाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आ गए क्या, एक आ गए। पहली नज़र में जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछने जा रहा है तो हमें लगता है अगर EN के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अगर EN के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आंसर 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह रहा है इसलिए आंसर 1 ही होना चाहिए, 3 आंसर इसका नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों ने गलती से EN लिख दिया तो उनके लिए आंसर 3 आ जाएगा और गलत हो जाएगा सवाल, है ना। तो इसका आंसर 1 ही आना चाहिए, 3 नहीं लिखा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P इज फॉर्म्ड। तो पहले P बना लेते हैं फिर आगे सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, P कैसे बना, HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे 15 है दे ये और ये OET, इसकी रिएक्शन कराई Hg2+ और H3O+ से। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन हुआ तो क्या बन गया ये, CH3CO CH2 होल 15 COOET। ठीक, ये बन गया। अब अगला क्या कर रहा है, फिर रिएक्शन कराई ZnHgHCl से, ZnHg और HCl से रिएक्शन कराई। ZnHgHCl से क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा तो CH2 में कन्वर्ट हो गया और ये CH2 15 ऐसे ही रहा और ये COET रहा। और फिर इसकी H3O+ के साथ हीट किया इसे, तो एस्टर हो गया हाइड्रोलाइज और एस्टर हाइड्रोलाइज बन के हो गए क्या, CH2, इसे अब 16 लिख दें और ये बन गया COH। तो ये फैटी एसिड बन गया बेसिकली। ठीक, अब P बन गया हमारे पास, ये कह रहा है ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ P इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलाइज टू फॉर्म Q। अब ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर P से करानी है तो बेसिकली ये सोप फॉर्मेशन के लिए ही जा रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन अगर हम कराएं, ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल हमारे पास ये है। ठीक है, ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल हमारे पास ये है। ग्लिसरॉल क्या हो गया, CH2OH, और इसमें 3 मोल हमें खर्च होंगे किसके, CH3 CH2 होल 16 COOH के।
और इससे H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, CH2O CO CH2 होल 16 CH3। फिर ये आ गया CHO CO CH2 होल 16 CH3 और ये आ गया CHO CO CH2 होल 16 और CH3। ये बन गया हमारे पास Q। ठीक, ये तो एसिड बनाने का तरीका है। अब क्या कर रहा है सोप बनाने का, क्यू रिएक्शन विद NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद CaCl2 यील्ड्स ए कैल्शियम सोप R। अब इसकी रिएक्शन NaOH से कराओ, इसकी रिएक्शन किससे कराओ, NaOH से कराओ तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3CH3 CH2 होल 16। देखो वही काम कर रहे हैं, बस दो स्टेप में कर रहे हैं Na, और फिर इसकी रिएक्शन कराई कैल्शियम क्लोराइड से। जब कैल्शियम क्लोराइड से कराई तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया CH3 CH2 होल 16 CO होल ट्वाइस Ca। तो इससे 3/2 मोल्स बन गए इसके। ठीक, इससे कितने बन गए, 3/2 मोल्स बने। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि एक मोल के साथ कितने बनने चाहिए, आर बनने चाहिए। तो हमें आर बताना है, आर इन ग्राम्स बताना है। ठीक, आर हमें किस में बताना है, इन ग्राम्स बताना है। तो आर इन ग्राम्स हम कैसे बताएंगे कि इसके 3 मोल से बन रहा था कितने, 3/2 मोल्स। ठीक, एक मतलब 3 मोल से कितना बन रहा था, इसका बनेगा कितना, इसे बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी यार। इसे मतलब अगर हम लिख लें इसे RCO माइनस प्लस Na प्लस CaCl2, तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, हमें बनेगा क्या, RCOO होल ट्वाइस Ca प्लस ट्वाइस NaCl बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पे हम इसे 2 कर दें तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो इसके 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो 3 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। ठीक, 2 से 1 बन रहा है तो 3 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ क्यू, 1 मोल ऑफ क्यू से ये बना 3 मोल और ये बना 3/2 मोल। तो मास ऑफ आर पूछ रहा है, तो हमें ये आर है, इसका हमें मास बताना है। तो मास ऑफ आर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द मोलर मास। अब मोलर मास कितना हो गया, कैल्शियम का हो गया 40, 2 ऑक्सीजन का मिलके हो गया 32। ठीक, प्लस सी का हो गया 12। ठीक, ये हो गया, इसके अंदर ही लिखना है 12, प्लस हो गया कार्बन का हो गया 15 और 14 इंटू 16। इस सबको पूरे को सॉल्व कर दोगे तो 1.5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 606, तो ये आ जाएगा 909 ग्राम्स। ठीक, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, लेकिन इतना करना तो बनता ही है यार, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं ज़्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज हमें बतानी है अमंग द फॉलोइंग। तो Mn+3 में, Mn+3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Mn+3 में D4 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास कभी भी डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। Mn+3 में D4 कॉन्फ़िगरेशन कभी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। Fe+3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। CO+3 में 27 है तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। Fe+3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। CO+3 में हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो केवल एक ही डायमैग्नेटिक आएगा इसमें, बाकी कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं आएंगे। सब कैसे आ जाएंगे, ये सब पैरा आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन is added step by to a larger volume of titrate of much lower concentration. The conductance is measured after each addition. The limiting molar conductivity lambda naught values of this for the different ions in aqueous solution are given below. For the
different combination of titration and titrant given list 1, the graph of the conductance versus volume of titrant are given in list 2. Match each entry in list 1 with appropriate entry in list 2 and choose the correct option. अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि KCl में हमने AgNO3 मिलाया। जब KCl में AgNO3 मिलाया तो हमें बना क्या कि हमें बन गया KNO3 और बन गया क्या AgCl। AgCl तो हो गया प्रेसिपिटेट। पहले हमारे पास क्या थी, कंडक्टिविटी थी हमारे पास थी 7.4 प्लस Cl माइनस की 7.6 थी, और ये बढ़ के हो गई 7.4 प्लस NO3 की कितनी हो गई, NO3 की हो गई 7.2। तो थोड़ी सी कम हुई ना कंडक्टिविटी, बोलो भाई, थोड़ी कंडक्टिविटी क्या हुई, थोड़ी कंडक्टिविटी हमारी कम हो गई। तो इनिशियली कंडक्टिविटी कम हुई और जैसे जैसे टाइट्रेशन बढ़ेगा फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो पहले का आंसर आ जाएगा 3। अब इसे देखो कि पहले AgNO3 था तुम्हारे पास और इसमें KCl मिलाया, रिएक्शन तो वही रही मेरे भाई, रिएक्शन तो वही रही, लेकिन ध्यान से बात को समझोगे क्या कि पहले क्या था, पहले हमारे पास था Ag प्लस की कंडक्टिविटी कितनी थी 6.2 प्लस NO3 की थी 7.2, फिर हो गई कितनी 7.4 और 7.2, तो क्या हो गई, कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना कि घट रही है। कंडक्टिविटी बढ़ रही है घट नहीं रही है, तो स्ट्रेट अवे बढ़ने वाला आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक। अब NaOH और HCl को मिलाओगे तो NaOH और HCl में क्या होगा, कंडक्टिविटी पहले डिप करेगी, फिर एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, और ये बिल्कुल नोट्स का लिखा हुआ सवाल है, कोई बाहर से नहीं आया। ठीक, बिल्कुल नोट्स का करा हुआ क्वेश्चन है, तो आसानी से हो जाना चाहिए। और एसिटिक एसिड के साथ जब करोगे तो एसिटिक एसिड के साथ क्या होगा, एसिटिक एसिड के साथ पहले बफर बनेगा, बफर की वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, पहले NaOH में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कम होगा और फिर बफर बन जाएगा, तो कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया, 3425। 3425 वाला आंसर हमारा सी पार्ट है, तो आंसर हमने सी मार्क कर दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द वेस्पर मॉडल मैच द xenon कंपाउंड्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद द करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन xenon गिवन इन लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब XeF2 का देख रहे हैं, तो XeF2 में देखो क्या है, XeF2 की तो ज्योमेट्री जो है, अगर हम इसके देखें स्टेरिक नंबर देख लें, इसका स्टेरिक नंबर देखें तो क्या है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 लोन पेयर है, तो क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। sp3d में हम कैसे बनाएंगे, बेंड्स रूल लगाएंगे, बेंड्स रूल लगा देंगे, बेंड्स रूल लगा के क्या रखेंगे, लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और लोन पेयर एफ और एफ को ऊपर नीचे रखेंगे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी और 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री और 3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर हैं, तो इसका आंसर पी का आंसर 5 आ गया। ठीक। XeF4 को देखो, XeF4 में क्या आएगा, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, बिल्कुल कॉपी के लिखे हुए एग्जाम्पल हैं, और 2 लोन पेयर आ गए, तो कितना हो गया 6। 6 के लिए sp3d2 आ गया, sp3d2 आ गया, तो कैसे अरेंज करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करेंगे, और 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्टाहेड्रल और 2 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल है कोई सा, आंसर है तो 3 आ गया। तो 5 3 वाला एक ही ऑप्शन मैच करा, तो आंसर तो इसका बी आ जाएगा, बिना देखे कोई सुने, बाकी का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी XeO3 अगर देखना हो तो XeO3 में क्या होगा, XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे ऐसा, तो इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी और एक लोन पेयर आ जाएगा, और इतना ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। और XeO3F2 कैसे बनाओगे, XeO3F2 देखो, XeO3F2, तो ये भी क्या आ गया, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर आ गया, तो ज्योमेट्री कैसी आ गई, TBP और एक लोन पेयर, तो TBP और एक लोन पेयर का मतलब क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी TBP और कोई लोन पेयर बचा क्या, 8 ही तो होते हैं, और 6 2 8 बन गए, 9 लोन पेयर, सॉरी 0 लोन पेयर आ गए, तो TBP आ गई, और 0 लोन पेयर वाला केस कौन सा है, नंबर 4 है, तो आंसर बी आ गया इसका। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बहुत ही बड़ा है, ध्यान से करना है इसे, धीरे धीरे ही करेंगे, इसे पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को पेज वाइज करता हूँ। ठीक, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और पेज वाइज करेंगे क्योंकि 3 4 पेज खर्च होंगे। पहला है साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन O3 Zn से करानी, फिर एक्वस NaOH से करानी, फिर एथिलीन ग्लाइकोल से करानी, देखते रहना भाई। तो पहला ए वाला कर रहे हैं, ए क्या लिखा है इसमें, पी को लिखा है ना,
पी लिखा है तो पी लिख लेते हैं यहाँ पे। पी में साइक्लोहेक्सीन की हमने क्या कराई, ओजोनोलिसिस कराई। O3Zn के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, O3Zn के साथ बनेगा क्या हमारा, ओजोनोलिसिस होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टूट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। फिर इसमें कह रहा था कि एक्वस NaOH के साथ हीट करेंगे। एक्वस NaOH के साथ जब हीट करोगे तो क्या हो जाएगी, ये एल्डोल है, तो एक जगह से H निकाल के इस पर अटैक कराओ तो 5 मेंबर की रिंग बना दो एक, और उस पर CHO बना के एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन है ये। इतनी बात तो समझ में आ रही, मैकेनिज्म लिखने की इसमें ऐसा उतनी जरूरत नहीं है। फिर एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराइए। हाँ, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कराइए। तो एथिलीन ग्लाइकॉल इस बार इन्हें पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड पसंद आ गया तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराई इन पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड में। तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन आसानी से, ये तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप ही है। ठीक, अब प्रोटेक्शन हो गया इसका। प्रोटेक्शन के बाद क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन के बाद कह रहा है कि इसकी रिएक्शन B2H6H2O2 और NaOH से करानी है। B2H6H2O2 और NaOH से करानी है। B2H6H2O2 और NaOH से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्गोनिकॉफ रूल लगता है। तो यहाँ पे OH लग गया। ठीक, यहाँ पे OH लग गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसे H3O+ डाला। H3O+ कराने से रिकवरी होगी और जो हमारा एल्डिहाइड था वो रिकवर कर जाएगा और OH बन जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है NaBH4 से रिड्यूस करा दो। तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा NaBH4 से और क्या बना देगा, एल्डिहाइड NaBH4 से रिड्यूस होके बना देगा CH2OH और OH। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है 3 नंबर। तो पहले का आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक, पहले का आंसर आ गया 3 नंबर। तो इसे 3 को इधर लिख दूं मैं, P का 3 हो गया। P का 3 वाला ऑप्शन देख लो पहले। P का 3 सब में ही है यार, 3 ऑप्शन में कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगली वाली रिएक्शन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखना जरा कि O3Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से ये टूटेगा तो ये बन जाएगा CH3CO CH2 का होल 4 CHO। ठीक, अब क्या होगा, एक्वस NaOH के साथ हमें क्या करानी पड़ेगी, एक्वस NaOH के साथ हीट करेंगे। तो ये अगर तुम एल्डोल वाले मेरे नोट्स देखोगे जाके तो मैंने ही बताया था कि ये एडवांस में आने वाला है रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और इस पे अटैक करेगा तो 5 मेंबर की एक रिंग बनेगी बढ़िया सी, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा COCH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद एथिलीन ग्लाइकॉल और TPSA से रिएक्शन कराई। तो एथिलीन ग्लाइकॉल से और TPSA से रिएक्शन करा दें, PTSA से, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये CH3 रहेगा और ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रोटेक्ट हो गया और इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई किससे, B2H6 और THF से। B2H6 THF और H2O2 और OH माइनस से कराई तो फिर से ये एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ। एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ तो यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे आ गया C के साथ CH3 और ये बन गया क्या, ग्लाइकॉल यहाँ पे। ठीक, फिर इसे क्या किया, फिर इसे H3O+ डाल दिया तो ये रीजनरेट हो गया COCH3 और यहाँ पे आ गया OH। ठीक, अब इसे क्या किया, अब इसे किया हमने NaBH4 से रिड्यूस। अब NaBH4 से रिड्यूस कर दो तो यार देखो क्या बना, बहुत गंदा गंदा हो गया ना, इसीलिए अलग पेज पे कर रहा था मैं। CHOH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OH। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऐसा ऑप्शन हमारे पास आ गया, देखना जरा ध्यान से भाई, ऐसा ऑप्शन कौन सा आया, ऐसा ऑप्शन 1 2 3 4 में कोई नहीं, 5 नंबर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 5। तो P का 3 और Q का 5, P का 3 Q का 5, दो ऑप्शन में, यानी A और C में कोई ऑप्शन है। ठीक, अब R बना लेते हैं।
आर का क्या करा है, एथिलीन ग्लाइकॉल और पीटी ऐसे से रिएक्शन करानी, तो आर को तो सीधे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया क्या, सी, सॉरी, ये इसने प्रोटेक्ट कर लिया इसे, तो क्या बन गया, ओ ओ। ठीक, फिर हमने कराया OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया, इधर लिख लेता है, OMDM कराया इसका, OMDM कराया HgOAc H2O2 H2O और NaBH4 से क्या होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ तो CH3 इधर लग गया और ये डबल बॉन्ड इधर ही रहा। फिर इसमें H3O प्लस डाला, तो ये बन गया क्या, यहाँ पे OH और यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड हो, और फिर इसे रिड्यूस कर दिया NaBH4 से, तो यहाँ पे रह गया CH3, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया OH, तो ऐसा ऑप्शन 4 आ गया। ठीक, ऐसा ऑप्शन क्या आ गया, 4 आ गया, तो आंसर तो ए आ गया हमारा। आखिरी वाला प्रोडक्ट भी मैं बना देता हूँ, लेंदी है भैया, लेंदी है, करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी मेहनत लगेगी, ऐसे सवाल तो आने एक्सपेक्टेशन होती ही है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल और TPSA लिया फिर से, देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन है। मैं वाइट पेन ले लेता हूँ जिससे फोर्थ का लिख रहा हूँ, एस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया ये, और फिर इसकी रिएक्शन कराइए HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराइए, इतना तो समझ जा रहा है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ तो। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर इसे H3O प्लस से मुक्त कराया, डीप्रोटेक्ट कर दिया, तो ये आ गया क्या, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OH, और फिर इस पे करा दिया NaBH4, तो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे भी आ गया OH। तो ऐसा ऑप्शन क्या 1 है, अगर 1 है तो दिख रहा है तो 1 है ऐसा। ठीक, तो आंसर इसका ए आ गया। ठीक, 3 करने के बाद ही पता लग जा रहा था कि आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ऐसे धीरे धीरे करते करते लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट कह रहा है लिस्ट 1 कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंसेज एंड लिस्ट 2 कंटेन्स डिफरेंट phenolic compounds, match each entry with list 1 with the appropriate entry in list 2 and choose the correct option। अब NaOH मॉल्टन के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH मॉल्टन के साथ जब रिएक्शन कराओगे वो कॉन्सेंट्रेट NaOH बनेगा, तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा OH और पैरा नाइट्रो पिक्रिक एसिड बन जाएगा बेसिकली इससे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3, पहले का 3। ऑप्शन ढूंढ लो, पहले का 3 है, हरे चला 2 ऑप्शन में तो है, तो हमारी बात सही चल रही है। अब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराई, जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, पहले नाइट्रो था तो पैरा पे NO2 लग जाएगा, फिर एसेंस HCl से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा जब पूरा, तो ये भी NH2 हो गया और ये भी NH2 हो गया। NaNO2HCl से क्या होगा, NaNO2HCl से डाइजोटाइजेशन होगा, और वाटर के साथ क्या होगा, वाटर के साथ हमारा क्या बन जाएगा, वाटर के साथ हमारा OH बन जाएगा, बन जाएगा। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस वाटर लगा दें तो इससे क्या बन जाएगा, पहले डाइजोटाइजेशन होगा फिर OH OH लग जाएगा। ठीक, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो 2 OH वाला ऑप्शन है क्या कोई, 2 OH वाला ऑप्शन देखो तो एक पे पैरा पे है, और इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 5 नंबर वाला आ जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा पे तीनों पे लगा दे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिया है यहाँ से। तो ये OH आ गया, इधर NO2 आ गया, इधर OH आ गया, इधर इसके पैरा पे NO2 आ गया, और इसके पैरा पे NO2 आ गया। ठीक, तो आंसर इसका आ गया 5। ठीक, तो 3 और 5 आंसर हमारा सी आ गया, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन बाकी दो को भी सॉल्व कर लेंगे। अब OH OH पहले से है और इसमें हमने क्या लगा दिया, OH OH पहले से, और हमने इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाला, तो इससे क्या होगा, इससे बीच में NO2 लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन जनरल बीच में नहीं लगता है, लेकिन इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए ऐसा हो पाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा 4 है, तो सी ऑप्शन देखो मैच करा रहे हैं, हाँ गुड। अब क्या करा है कि KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो KMnO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, KMnO4 के साथ एसिड बन जाएगा ये, फिर
HNO3 और H2SO4 के साथ लेंगे, HNO3 और H2SO4 लोगे तो इससे क्या बन जाएगा, HNO3 और H2SO4 लोगे तो इससे क्या बनेगा, पैरा पे NO2 लग जाएंगे, पैरा पे NO2 लग गए, ठीक, पैरा पे कह रहे मेटा पे, सॉरी मेटा डायरेक्टिंग है COH, तो मेटा पे NO2 लग गए। अब SOCl2 से रिएक्शन हुई, SOCl2 से रिएक्शन हुई तो ऊपर क्या बन गया, OCl बन गया, COCl बन गया, और यहाँ पे NO2 रहे। फिर अमोनिया से रिएक्शन हुई, अमोनिया से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, अमोनिया से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, अमोनिया से रिएक्शन होगी तो बन जाएगा ये CONH3 NH2, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक। फिर Br2NaOH से रिएक्शन करानी पड़ी, Br2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा NH2, यहाँ पे आ गया NO2 और यहाँ पे आ गया NO2, यहाँ पे NaNO2 और HCl से रिएक्शन हुई तो यहाँ से क्या क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, और फिर वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया। शानदार सवाल था ये, इसमें काफ़ी सारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन पूछ ली गई, तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका आ गया 1, ठीक। तो इस तरह से पेपर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। होपफुली तुमने एंजॉय किया होगा डिस्कशन को, आराम से बात मेरी समझ में आ गई होगी, टाइम तो लगता है ये डिस्कशन करने में, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, और डेक्स्ट्रा कैम को यार थोड़ा सा फिर से नए लोगों की जरूरत है तो पुश करना शुरू करो, ठीक है, चलो बाय।